HTML क्या करती है, हमारे पूरे वेब पेज का कंटेंट होता है, ठीक है। और CSS क्या करती है, उस पूरे कंटेंट को विजुअली अपीलिंग बनाने के लिए, विजुअली अपीलिंग मतलब कि जो हमें मतलब दिखने में अच्छा लगे, ठीक है। जैसे कोई बटन है तो उसका कोई कलर हो जाएगा, ठीक है। इमेज है तो इमेज को सर्कल कर दिया जाए, इस तरह के काम परफॉर्म करने में हेल्प करती है। देन आते हैं हम, अब कुछ चीज़ें होती हैं जो कि हमें HTML CSS नहीं प्रोवाइड कर पाती, ठीक है। जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ कि मैं कोई बटन क्लिक करूँ, जैसे ही वो बटन क्लिक हो, ठीक है, उधर कोई टास्क परफॉर्म हो जाए। फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ कि जैसे मैं इस पर क्लिक करूँगा, यहाँ पे इसका कलर रेड हो जाएगा, ठीक है, और मेरा माइक्रोफोन, आपको आवाज़ आना बंद हो जाएगी, ठीक है। और जैसे मैंने उसे दोबारा क्लिक किया, वो आपको आवाज़ भी आ गई, ठीक है। इसी तरह इसका कलर भी चेंज हो गया और इसमें कोई टास्क परफॉर्म किया। अब ये आप HTML CSS के थ्रू नहीं लगा सकते, ठीक है। ये आपको लगानी पड़ती है लॉजिक, इसको कहते हैं लॉजिक। मतलब कि आप चाहते हैं कि अपनी पूरे वेब पेज का या वेबसाइट का आप उसको एक दिमाग प्रोवाइड करते हैं कि मैं, और उसको कुछ फीड करते हैं डाटा, मतलब उसको कहते हैं कि तुमने ये काम ये करने पे करना है, ठीक है। तो आपका वेब पेज उस तरह से, जो आपने उसे डाटा दिया होगा, जो आपने उसे काम करने को कहा होगा, वो कर देगा, ठीक है। अब यही सारा काम करने के लिए यूज़ होती है जावास्क्रिप्ट। जावास्क्रिप्ट क्या है, जावास्क्रिप्ट हमारी कह लें कि पूरी वेब पेज का, ये पूरी वेबसाइट की जान होती है, जो कि उसको काम, मतलब जो भी काम करना है, ठीक है, वो उसको करवाती है। ओके, अब जावास्क्रिप्ट जो है वो हमारे पास फ्रंट एंड पे यूज़ होती है क्लाइंट साइड पे, ठीक है। हमारे पास हमने HTML के फर्स्ट सेशन में डिस्कस किया था कि हम वेबसाइट जब डेवलप करते हैं, वो दो तरह पे होती है, एक होती है फ्रंट एंड और एक होती है बैक एंड। बैक एंड में हम सर्वर साइड कोड लिखते हैं, जहाँ से हमें डाटा मिल रहा होता है। फॉर एग्जांपल मैं आपको कुछ एग्जांपल के लिए दिखाऊँ तो ये, अब यहाँ पे ये सारी इमेजेस आ रही हैं, ये आ रही हैं सर्वर से, मतलब कहीं पर ये इमेजेस पड़ी हुई हैं, ठीक है, वहाँ से ये इमेज लोड होके यहाँ पे आएंगी, तो सर्वर हमें ये देगा। तो यहाँ पे हमने सर्वर साइड कोड लिखा है या बैक एंड पे कोड लिखा हुआ है जो हमें इमेजेस प्रोवाइड करे। फ्रंट एंड में क्या है, फ्रंट एंड में हमने यहाँ पे चीज़ें बटन्स लगा लिए हैं, इमेजेस को स्टाइलिंग दे दी। जैसे मैंने कहा कि इमेज के नीचे यहाँ पे टेक्स्ट होगा, और जब मैं इस पर ऊपर कर्सर लेके जाऊँगा तो ये इस तरह, मतलब इसके नीचे ये टेक्स्ट विजिबल होगा और थोड़ा सा ये डार्क हो जाएगा, ठीक है। ये हम करते हैं क्लाइंट साइड। क्लाइंट साइड मतलब जो आपका ये ब्राउज़र है, ठीक है, जो माइक्रोसॉफ्ट एज, गूगल क्रोम, जितने भी ब्राउज़र्स हैं, वो सारे क्लाइंट साइड पे होते हैं, और बैक एंड पे हमारे पास वो सर्वर पे चलता है, ठीक है। नेक्स्ट, अब कुछ चीज़ें होती है, जैसे मैं कहता हूँ कि जैसे ही मैं इधर क्लिक करूँ या इधर क्लिक करूँ, तो यहाँ पे कुछ कंटेंट शो होगा, और जैसे मैं इधर क्लिक करूँगा मेरा कंटेंट चेंज हो जाएगा, ये जो नीचे वाला कंटेंट है ये चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो ये काम किया जाता है जावास्क्रिप्ट के थ्रू। ओके, एक सेकंड, ठीक। अब यही चीज़ जो जावास्क्रिप्ट के थ्रू की जाती है ना, इसको हम क्लाइंट साइड प्रोग्रामिंग भी कहते हैं। जावास्क्रिप्ट बेसिकली जो लोग C++ या C लैंग्वेज के सिंटेक्स से फेमिलियर होंगे, या उन्होंने वो की होगी FSC लेवल पे, या फिर यूनिवर्सिटी में जो फर्स्ट सेमेस्टर नॉर्मली UET में करवाई जाती है, उन्हें आइडिया होगा उसके सिंटेक्स से। जावास्क्रिप्ट ऑलमोस्ट उससे मिलती जुलती लैंग्वेज है, मतलब उसमें सिंटेक्स बिल्कुल उसी तरह का होता है। अब हम उस पर काम करते हैं, थोड़ा सा मज़ीद इसको डिटेल में देखते हैं। अब ये मेरे पास ना एक HTML की फ़ाइल पड़ी हुई है, बेसिक HTML का सिंटेक्स लिखा हुआ, इसमें मैं मज़ीद कुछ भी नहीं लिखना चाह रहा। मैं आपको पहले बताता हूँ कि जावास्क्रिप्ट हम लिखते कहाँ पे। जावास्क्रिप्ट नॉर्मली लिखी जाती है जहाँ पे हमारा ये बॉडी टैग क्लोज हो रहा है, इसके बिल्कुल ऊपर, यहाँ पे ऊपर तो हमारा HTML का कोड होता है जो H1 वगैरह, पी हेडिंग वगैरह हम लिखते हैं, ठीक है। यहाँ पे हम लिखते हैं अपना स्क्रिप्ट टैग, ये मैंने लिखा मेरा स्क्रिप्ट टैग, और इसके अंदर मैं अपनी पूरी जावास्क्रिप्ट का कोड लिखूँगा जितना भी, ठीक है। CSS भी हमने इसी तरह की थी कि अगर मैंने इनलाइन CSS लिखनी हो, ठीक है, या इंटरनल CSS, एक्सटर्नल CSS, ठीक है, ये हमारी सारी CSS लिखने के तरीके थे। जावास्क्रिप्ट भी उसी तरह चलती है। अगर मैंने सेम फाइल के ऊपर जावास्क्रिप्ट लिखनी है, तो वो यहाँ पे मैं अपने स्क्रिप्ट टैग लगा के बॉडी के
लास्ट में, बॉडी टैग के लास्ट में एक स्क्रिप्ट टैग लगाऊंगा, यहाँ पे अपनी पूरी जावास्क्रिप्ट का कोड लिखूंगा। एक तो मैं यहाँ लिख सकता हूँ, यहाँ अगर मैं चाहता हूँ कि मैं अपनी जावास्क्रिप्ट के लिए एक सेपरेट फाइल बनाना चाहता हूँ, तो यहाँ पे हम जाके तो एक नई फाइल बना सकते हैं, script.js, कोई भी नाम हो सकता है, उसकी .js जावास्क्रिप्ट की एक्सटेंशन है, .js लगानी पड़ती है, और यहाँ पे मेरी जावास्क्रिप्ट की फ़ाइल क्रिएट होगी। अब वो फाइल मैंने यहाँ पे यूज़ भी करनी है। मैं अपनी HTML फाइल को या अपने वेब ब्राउज़र को बताना चाहता हूँ कि तुम ये वाली जावास्क्रिप्ट की फ़ाइल तुमने यूज़ करनी है। उसके लिए क्या होगा, उसके लिए वही चीज़ है, आप इधर स्क्रिप्ट लिखेंगे, एक सेकेंड, हाँ जी, स्क्रिप्ट src। जब आप इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे वो आपको कह रहा है अपना सोर्स डिफ़ाइन करें। सोर्स मतलब आप अपनी उसका पाथ डिफ़ाइन करते हैं। अब ये चूँकि मेरा इसी फाइल के अंदर है, मतलब जिस फोल्डर के अंदर index.html है, उसी फोल्डर के अंदर script.js भी पड़ी हुई है, तो मैं इसको डायरेक्टली लिख सकता हूँ script.js। तो अब जो भी कोड मैं यहाँ पे लिखूँगा जावास्क्रिप्ट का, वो मेरा ये वाला पेज यूज़ कर सकेगा। क्यों? क्योंकि मैंने यहाँ पे स्क्रिप्ट टैग यूज़ कर दी, इंक्लूड कर दिया हुआ है। बातें हैं नेक्स्ट चीज़ पे। उसके लिए हमें पहले ना HTML के थोड़ा सा ना स्ट्रक्चर समझना पड़ेगा कि HTML का जब हम लिखते हैं कोड, तो वो हमारे वेब ब्राउज़र में जाके किस तरह रेंडर होता है। इसको हम नाम देते हैं नॉर्मली डॉम, डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल। मतलब कि हमारे पूरे डॉक्यूमेंट को, पूरे वेबसाइट को वो किसी ऑब्जेक्ट में मैप करता है। अब ऑब्जेक्ट में मैप करने का तरीका मतलब क्या है। अब अगर मैं ये वेबसाइट दिखाऊं, अब इस वेबसाइट में आपको क्या नज़र आ रहा है, आपको नज़र आ रहा है एक इसका टाइटल है, एग्जाम्पल डोमेन के नाम से। देन यहाँ पे एक ऐसे बॉक्स बना हुआ है और इसके ऊपर ये हमारी नॉर्मली हम कहते हैं इसको H1 लगी हुई है। ये एक पैराग्राफ टैग है, ठीक है, और ये नॉर्मली एक एंकर टैग होगा, ठीक है। अब इसको चेक करने के लिए कि किस तरह हमारे वेब ब्राउज़र में रेंडर हुई है या डिस्प्ले हो रही है, किस स्ट्रक्चर के तहत जा रही है, ठीक है, वो हम देखते हैं। राइट क्लिक करके यहाँ पे हमारा इंस्पेक्ट का एक ऑप्शन होती है, इस पर जब क्लिक करेंगे तो एक विंडोज़ ही आपके पास ओपन होगी, ठीक है। अब यहाँ पे एलिमेंट्स पे जब आप क्लिक करेंगे ना, तो यहाँ पे आपको वो सारा इसका HTML का कोड मिल जाएगा, ठीक है। वही है सारा स्ट्रक्चर है HTML का, डॉक टाइप HTML, फिर HTML का टैग, देन हेड टैग है, देन बॉडी टैग है। ये ग्रामरली आपका ब्राउज़र ऐड कर देता है, इसको आप स्किप कर दें, ठीक है। अब स्ट्रक्चर से मेरा डॉम से क्या मतलब है। डॉम से मतलब ये है कि मेरा बता रहा है कि हेड टैग है, हेड के अंदर जाके टाइटल लिखा जाता है, ठीक है। अब यही चीज़ अगर मैं बॉडी के देखूँ, बॉडी के ऊपर जब मैं कर्सर लेके जा रहा हूँ, वो मेरा हाईलाइट कर रहा है बॉडी। यहाँ पे ये जो आपको ब्लू ब्लू एरिया नज़र आता है, वो सारा बॉडी है मेरी, ठीक है। जो मेरी HTML की बॉडी है वो सारी है, ठीक है। अब जब मैंने इसको एक्सपेंड किया, इसके अंदर मेरे पास एक डिव है। इस डिव ने पूरी कह लें कि पूरा मेरा वेब पेज कवर किया हुआ है, ठीक है। इस डिव को जब मैं एक्सपेंड करूँगा, इस डिव के अंदर जाके एक H1 टैग है, दो पी टैग हैं, और जब मैं पी टैग को एक्सपेंड करता हूँ, मुझे अंदर का उसका टेक्स्ट नज़र आता है। और जब यहाँ से इस पी टैग को एक्सपेंड करूँगा, उसके अंदर जाके एक एंकर टैग है, ठीक है। और फर्दर मेरे पास यहाँ पे टैग्स ख़त्म हो गए, ठीक है। अब आप ये देखिए, एक ट्री की फॉर्म में वो शो हो रहा है कि बॉडी है, बॉडी के अंदर डिव है, डिव के अंदर तीन एलिमेंट्स हैं, H1 P P, और दूसरे वाले पी टैग के अंदर एक एंकर टैग है, ठीक है। यही चीज़ को हम कहते हैं डॉम स्ट्रक्चर। उसको आप इस एग्जांपल में ज़्यादा अच्छे से समझ सकते हैं। यहाँ पे देखें, ये है डॉक्यूमेंट, मतलब जो यहाँ पे हमें मिला था, ये डॉक टाइप डॉट HTML आप कंसीडर कर लें या पूरी वेबसाइट कंसीडर कर लें, ठीक है। उसके बाद आता है हमारा HTML का टैग, ठीक है। हम कोड भी इसी तरह लिखते हैं, पहले हम डॉक टाइप लिखते हैं, फिर हम HTML का टैग लगाते हैं, फिर हम लगाते हैं हेड और बॉडी टैग। फिर हमने यहाँ पे हेड टैग लगाया और फिर बॉडी टैग लगाया। अब देखिए HTML के अंदर दो ही चीज़ें, हेड और बॉडी, ठीक है। और यहाँ पे भी, यहाँ पे हमारे पास तीन चीज़ें थी, हेड, बॉडी और ग्रामरली डेस्कटॉप इंटीग्रेशन। इस चीज़ को आप ऐसे स्किप करें, ठीक है। नेक्स्ट वो कह रहा है बॉडी के अंदर एक पी टैग लगा हुआ है, एक UL टैग लगा हुआ है, एक टेबल टैग लगा हुआ है, ठीक है। और पी टैग के अंदर कुछ टेक्स्ट लिखा है, UL के अंदर LI टैग्स लगे हुए हैं, मतलब ऑर्डर अनऑर्डर्ड लिस्ट है और उसके अंदर लिस्ट आइटम्स लगे हुए हैं। और इसी तरह टेबल के अंदर क्या है, टेबल रोज हैं, और फिर आगे टेबल हेड, टेबल डाटा वगैरह यूज़ हो रहा होगा, ठीक है। तो मतलब यही हमारा सारा स्ट्रक्चर है कि वो बताता है कि हमारा पूरा वेब पेज किस फ्लो के हिसाब से लिखा गया है। बॉडी के अंदर सब पी टैग लिखा है, फिर UL लिखा है, फिर टेबल लिखा है, टेक्स्ट LI TR। ये था हमारा सारा डॉम स्ट्रक्चर।
और हम जावास्क्रिप्ट के थ्रू इस पूरे डॉम स्ट्रक्चर को चेंज कर सकते हैं। क्यों? HTML हमारी यूज़ होती है स्टैटिक वेबसाइट की, मतलब स्टैटिक वेबसाइट मतलब जो आपने एक बार लिख दिया वो दोबारा यूज़ नहीं होती, मतलब चेंज नहीं होती, सॉरी। ठीक है, जैसे यहाँ पे इस पेज में आप नॉर्मली देखिए सब कुछ लिखा हुआ है वो कि मतलब इसको मैं चेंज नहीं कर सकता या वो खुद चेंज नहीं कर रहे। ठीक है, ये स्टैटिक वेबसाइट है जो बिल्कुल भी चेंज नहीं होगी। उन्होंने ये कोड लिखा हुआ है और अगर इन्होंने कुछ चेंज लाना है तो उसे थ्रू कोड चेंज लाना पड़ेगा। अब मैं बिलफर्स्ट मैं चाहता हूँ कि यहाँ पे मेरा एग्जाम्पल डोमेन की जगह कोई और टेक्स्ट आ जाए, तो ये कह लें कि मैं HTML के थ्रू नहीं कर सकता कि पहले कुछ टाइम के लिए एग्जाम्पल डोमेन आए फिर थोड़े टाइम के बाद यहाँ पे चेंज हो जाए। ये चीज़ यूज़ होती है हमारी थ्रू जावास्क्रिप्ट। क्यों? क्योंकि वो डॉम को मैनिपुलेट कर सकता है, वो पूरे डॉक्यूमेंट को या पूरी वेबसाइट को चेंज कर सकते हैं। मैनिपुलेट का मतलब क्या है? चेंज कर सकते हैं। अब यहाँ पे आप इंस्पेक्ट पे ही जाएँ, दोबारा एलिमेंट्स के अंदर आपको इसकी कह लें कि वो सारी मिल रही होगी। अब मैं इधर ही जाता हूँ एग्जाम्पल डोमेन, मैं इसको डबल क्लिक करके खैर मैं यहाँ से भी चेंज कर सकता हूँ। यहाँ पे एग्जाम्पल डोमेन 1 आ गया। ठीक है, लेकिन इसको करने का एक और तरीका ये है कि मैं जाऊँ इधर कंसोल पे। ठीक है, ये कंसोल जावास्क्रिप्ट के लिए, मतलब यहाँ पे आप जावास्क्रिप्ट का कोड ब्राउज़र में भी लिख के रन कर सकते हैं। जो मतलब कोड मैं यहाँ पे लिखूँगा, यहाँ पे लिखूँ या फिर यहाँ पे जो मैं स्क्रिप्ट टैग के अंदर कोड लिखूँ, वो मैं काम इधर भी कर सकता हूँ, लेकिन ये सिर्फ इस वेब पेज के लिए होगा। जैसे फॉर एग्जांपल आईडी क्लास नॉर्मली हमने CSS के अंदर देखी थी कि मतलब हम इनको ना आईडी दे देते हैं। ठीक है, अभी हम इसको चेंज करते हैं, इसमें कुछ यूज़ होगा जैसे डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी वगैरह, ये चीज़ें यूज़ होंगी। अभी आपको ये देखने की ज़रूरत नहीं है कि वो क्या है, वो हम आगे इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। लेकिन मैं थ्रू दिखाना चाह रहा हूँ कि मैं इसके थ्रू जावास्क्रिप्ट के थ्रू मैं अब इसको चेंज करूँगा। मतलब एग्जाम्पल डोमेन 1 है, मैं इधर 2 ले आऊँगा। पहला तो मैंने यहाँ से चेंज कर लिया, दूसरा मैं रखूँगा यहाँ से। ठीक है, अब यही चीज़ मैं करता हूँ, इसको पहले मैं उसके लिए ना एक आईडी दे देता हूँ H1। यहाँ पे मैंने अब इसको आईडी दे दी H1। अब जहाँ यहाँ पे मैं करूँगा अब यहाँ पे मैं अपनी हेडिंग का इनर HTML, ठीक है, उसको चेंज कर सकता हूँ एग्जाम्पल डोमेन 1 2 में। तो अब इसने इसको चेंज कर दिया एग्जाम्पल डोमेन 2 में। ठीक है, मतलब मैंने लिखी है जावास्क्रिप्ट। ठीक है, इसको हम अभी डिटेल में डिस्कस करेंगे कि ये क्या है, कैसे लिखते हैं और इसका क्या मतलब है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे अभी हमने देखा कि मैं इसको एलिमेंट्स के अंदर से भी रह के कर सकता हूँ। ठीक है, लेकिन ये वो चीज़ें हैं कि मतलब आप वैसे ही जाके खेलना चाहें इसके साथ कि अपनी वेबसाइट में कोई भी पंगे ले लें, ठीक है, तो वो आप कर सकते हैं। कंसोल पे हम नॉर्मली जावास्क्रिप्ट को टेस्ट कर रहे होंगे। ठीक है, अब हम आते हैं इधर, अब आते हैं जावास्क्रिप्ट के ऊपर, उसको डिस्कस करते हैं। जस्ट अ सेकेंड। अब हम स्टार्ट करते हैं यहाँ पे जावास्क्रिप्ट बेसिक अपनी। ठीक है, अब जावास्क्रिप्ट को स्टार्ट करने के लिए क्या लेके कुछ चीज़ें होती हैं, जैसे हम पढ़ते हैं स्टार्टिंग करते हैं वेरिएबल्स। वेरिएबल्स क्या होते हैं? वेरिएबल्स होते हैं बेसिकली आपके कंटेनर। अब कंटेनर क्या है? अब बिलफर्ज मेरे पास कोई वैल्यू है या आपके पास कुछ बुक्स हैं। ठीक है, आप बुक्स अपनी कहीं पे स्टोर करना चाहते हैं। अब वो बुक्स आप क्या करेंगे, आप एक बुक शेल्फ है आपके पास। ठीक है, आपने जाके बुक्स वहाँ रखी। ठीक है, तो वो जो बुक शेल्फ है वो आपके लिए एज अ कंटेनर्स काम कर रहा है कि वो चीज़ें होल्ड करके रखेगा जो कि आप उसे ला के देंगे। जो चीज़ आपने उसे दी वो चीज़ उसने संभाल के रख ली। यही सेम काम हमारा वेरिएबल करता है। बिलफर्ज आपके पास कुछ नंबर है। ठीक है, आप कहते हैं कि 12 एक नंबर है, वो नंबर आप कहीं सेव करना चाहते हैं। ठीक है, तो उसके लिए हम वेरिएबल्स यूज़ करते हैं।
ठीक है। अब वेरिएबल बनाते कैसे हैं, एक वेरिएबल हमने यहाँ पे भी बनाया था, ये वार करके वेरिएबल हम करते हैं वार कीवर्ड के थ्रू। वार एक कीवर्ड है, ठीक है, इसके थ्रू हम वेरिएबल्स बनाते हैं, ठीक है। वही काम मैं करता हूँ, वार हेडिंग का एक वेरिएबल बना लिया और इसमें मैंने इस अब की बार कोई वैल्यू स्टोर करनी है, ठीक है। यहाँ पे हम कोई वैल्यू स्टोर, कोई नंबर अगर स्टोर करना हो तो वो तो मैं डायरेक्ट यूज़ कर सके वार हेडिंग इक्वल्स टू 12, ठीक है। तो ये मैंने वन नंबर इक्वल्स टू 12 मैंने कहा कि एक नंबर का वेरिएबल बना लो, एक कंटेनर बना लो, ठीक है, जैसे बुक शेल्फ है, उसमें मैंने 12 जाके स्टोर कर दिया। उसने कहा ठीक है मैं 12 तुम्हारे लिए संभाल लूँगा, ठीक है। अब मैं उसे कहता हूँ कि यार थोड़ा सा मैंने कुछ कोड लिखा इधर जाके, ठीक है, और फिर मैंने कुछ कहा कि अब मैं नंबर की वैल्यू चेंज करना चाहता हूँ 12 की जगह 1, ठीक है, और वो चेंज कर लेगा। वेरिएबल मतलब आपने इस तरह का समझे, आपने पहले एक बुक रखी, ठीक है, अब जब आपने वो बुक, आपको ज़रूरत नहीं है, आपने वो बुक उठाई, आपने वो फेंक दी और नई बुक ला के वहाँ पे रख दी, ठीक है। तो वेरिएबल इसी तरह काम करता है कि ये एक वार नंबर, मतलब वार के थ्रू आप वेरिएबल बना लेंगे, ठीक है, और नंबर उसका नाम होगा, ठीक है। जैसे बुक शेल्फ वो नाम है, ठीक है, और वो काम क्या करता है, कोई भी वैल्यू होल्ड करता है, जो कि है 12 हमारे लिए, ठीक है। अब हाँ, एक चीज़ जो हमने यहाँ पे भी देखा, कंसोल, ये जो कंसोल देखा है, यहीं पे हम यहाँ पे भी कंसोल को एक्सेस कर सकते हैं। वो कैसे करते हैं, वो हम करते हैं कंसोल डॉट लॉग के थ्रू, ठीक है, कि वो कंसोल में कोई वैल्यू जाके राइट करे। अब उसके लिए जैसे फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ कि हेलो राइट करना, ठीक है। अब यही मैं इसको लाइव सर्वर में ओपन करता हूँ और यहाँ पे कंसोल पे जाके हम देखेंगे कि क्या हेलो हमारा प्रिंट हो रहा है। कंसोल पे गए और यहाँ पे हमारा हेलो प्रिंट हो रहा है, ठीक है। और इस कोड को ओके, तो ये हमारा हेलो है, ठीक है, जो मतलब हमने प्रिंट करवाया था अपना। अब मैं इसको रिफ्रेश करूँगा, वो बार बार ये करेगा। जब 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 मेरा ये पेज दोबारा से रीलोड होगा, अब जब मैं रिफ्रेश करूँगा, आप देखिएगा ये पूरा पेज दोबारा से रीलोड होगा, नीचे इंस्पेक्ट में भी एलिमेंट्स के अंदर जैसे मैं रीलोड करता हूँ ये दोबारा से री रेंडर होता है। तो जब वो दोबारा से री रेंडर होता है तो यहाँ पे ये स्क्रिप्ट टैग को रन करता है और रन करते करते वो कंसोल डॉट लॉग के ऊपर पहुँचता है। वो कहता है ठीक है मैं इसको प्रिंट करवा देता हूँ, ठीक है, ये काम किया। अब यही सेम आप अपने वेरिएबल को भी प्रिंट करवा सकते हैं। मैं कहता हूँ कंसोल डॉट लॉग करो और नंबर को प्रिंट करो, ठीक है, नंबर को प्रिंट करना। मैं कहता हूँ कि जो मेरा नंबर के अंदर वैल्यू है, ठीक है, मतलब आपने वेरिएबल को एक्सेस करना है, वेरिएबल को उसका नाम दिया हुआ है आपने, ठीक है, आपने वो नाम लिखा और उसने उस वेरिएबल को एक्सेस करना है, उसकी वैल्यू आपको दे दी। अब यही मैं दोबारा जाता हूँ तो अब की बार यहाँ पे 1 डिस्प्ले हो रहा है। अब 1 क्यों डिस्प्ले हो रहा है, यहाँ पे मैंने इसको स्टार्टिंग वैल्यू तो इसको दी थी 12, यहाँ पे अब मैंने इसको वैल्यू चेंज कर दी थी, ठीक है। अब यही चीज़ अगर मैं इस कोड को 1 से पहले दे देता हूँ, ठीक है, और अब देखता हूँ तो अब मेरे ब्राउज़र में उसने 12 ही डिस्प्ले करवाना है। 12 क्यों डिस्प्ले करवाया, वो गया जब उसने रन करना है, ठीक है, उससे रन किया, वो पहले गया इस लाइन के पास, ठीक है, उसने कहा वार नंबर इक्वल्स टू 12, उसने अपने नंबर के वेरिएबल में 12 स्टोर कर दिया, ठीक है। देन उसने कंसोल डॉट लॉग किया, जो नंबर के पास गया और उसके पास कहा, उसे कहा कि तुम्हारे पास क्या वैल्यू पड़ी हुई है। उसने कहा मेरे पास 12 पड़ा हुआ है। उसने कहा मुझे दो। वो गया, फिर उसने कंसोल में जाके प्रिंट करवाया और फिर इधर आया और उसने अब नंबर की वैल्यू चेंज कर दी 1। अब मैं इसी को दोबारा से कॉपी करके पेस्ट करता हूँ, तो यहाँ पे अब पहले 12 थी तो यहाँ पे पहले 12 प्रिंट होगा, फिर मैंने उस वैल्यू को कर दिया 1 और फिर मैंने उसको कर दिया दोबारा से कंसोल डॉट लॉग किया, तो अब की बार दो वैल्यूज़ प्रिंट हो रही हैं, एक हो रही है 12 और दूसरी हो रही है 1। ओके, ये थे मतलब कंसोल डॉट लॉग, मतलब जो भी आप वैल्यूज़ उधर चेक करना चाहते हैं कि कौन कौन सी वैल्यूज़, कोई वैल्यू अगर आ रही है तो आप उस उधर प्रिंट करवा सकते हैं। अब वेरिएबल्स की हम कुछ और टाइप्स देखते हैं। अब एक वेरिएबल हम बना सकते हैं स्ट्रिंग, जैसे मैं कहता हूँ मैं अपना नेम स्टोर करना है, तो मैं वार नेम इक्वल्स टू अली कर, अली के नेम मैं डबल कोट्स के अंदर स्टोर कर रहा हूँ, ठीक है, मैं सिंगल कोट्स के अंदर भी कर सकता हूँ इसको, ठीक है, खैर उसने उसे डबल कोट्स में खुद ही शिफ्ट कर दिया।
तो var नेम इक्वल्स टू अली। अब की बार नेम में एक स्ट्रिंग स्टोर हुई है। स्ट्रिंग मतलब जो मल्टीपल कैरेक्टर्स को जोड़ के बनाई जाती है, ठीक है। मतलब मैं कहता हूँ 3-4 कैरेक्टर्स हैं, 3 कैरेक्टर्स हैं ALI, ठीक है, तीनों को जोड़ दिया तो ये एक स्ट्रिंग बन गई, ठीक है। अब यही चीज़ इसको प्रिंट करवाता हूँ जब console.log में, तो अब उसने अली प्रिंट कर दिया, ठीक है, क्योंकि वो नेम के अंदर गया है, नेम के अंदर वैल्यू थी अली, ठीक है। इसी तरह एक वेरिएबल होता है बूलियन, ठीक है। बूलियन वेरिएबल किस लिए यूज़ होता है? नॉर्मली ट्रू फॉल्स के लिए होता है, ठीक है। ट्रू या फॉल्स दो वैल्यूज़ होती हैं इसमें। यहाँ तो जैसे हम कहते हैं ना कि क्या तुमने खाना खाया, इसमें हम दो जवाब देते हैं, हाँ या नहीं, ठीक है। तो बूल उसी लिए यूज़ होता है, वार कोई भी नाम दे दो, ए इक्वल्स टू फॉल्स, ठीक है। फॉल्स होता है जिसको आप कह देते हैं नहीं, और ट्रू होता है जिसको आप कह लें कि हाँ। ट्रू, देन हम इसको वैल्यू दे देते हैं ए मतलब ट्रू। अब यही मैं ए अपना प्रिंट करवाता हूँ इधर, तो यहाँ पे अब आएगा हमारा ट्रू लिखा आएगा, ठीक है। और अगर मैं इधर फॉल्स लिखूँगा तो वहाँ पे फॉल्स आएगा। बेसिकली यहाँ पे हम चेक करते हैं ना कि फॉर एग्जांपल अगर एक स्टूडेंट है, क्या उसने फ़ीस पे की हुई है, ठीक है। मतलब आप सिर्फ ये रिकॉर्ड रखना चाहते हैं कि उसने फ़ी पे की है या नहीं की, कितनी पे की है वो हम नहीं रखते, ठीक है। क्या उसने फ़ी पे की है या नहीं। अगर उसने की हुई है तो यहाँ पे ट्रू स्टोर होगा, अगर उसने नहीं की हुई तो यहाँ पे हम फॉल्स स्टोर कर देंगे, ठीक है। यहाँ तक देन और हमारे पास वेरिएबल्स की टाइप, नंबर के अंदर हम कोई फ्लोट वैल्यू अगर रखनी हो तो वो भी हम रख सकते हैं, ठीक है। var b इक्वल्स टू 2.0 कह लें, एक सेकेंड, ठीक है, इसमें लैपटॉप स्लो हो गया। राइट, हाँ, यहाँ पे ये 2.2 अब आया। सॉरी मेरा लैपटॉप ज़रा स्लो चल रहा है। 2.2, अब 2.0 पे उसने इसे 2 ही कर दिया था। 2 क्यों किया था? क्योंकि उसे पता है 2.0 इक्वल्स टू 2 है, ठीक है। तो इतना समझदार है हमारा ब्राउज़र, ओके। अब नेक्स्ट हमारे पास हैं सेम इसी तरह, मतलब हमारे पास आई गेस वेरिएबल्स इतने ही हैं या कुछ और भी हैं। चलिए हम आगे मूव ऑन करते हैं। कोई वेरिएबल आया तो वो हम लाजमी देखेंगे। अब वेरिएबल्स हैं तो मेरे पास दो नंबर्स हैं। मेरे पास है एक वेरिएबल है ए, दूसरा वेरिएबल मैं कहता हूँ बी है, ठीक है। ये दो ए और बी हैं, दोनों नंबर्स हैं। मैं दोनों को ऐड भी कर सकता हूँ, पर ऐड करके मैं किसी तीसरे वेरिएबल में भी स्टोर करवा सकता हूँ, ए प्लस बी करके, ठीक है। मैं ए प्लस बी किया, अब मैं इधर सी को कंसोल पे प्रिंट करवाता हूँ, तो यहाँ पे अब वो दोनों को ऐड करेगा जो कि ऑलमोस्ट 3.2 आंसर देगा वो।
उसने 3.2 आंसर दिया है सी की वैल्यू, मतलब उसने ए के पास गया है, ए की वैल्यू थी 1, बी की वैल्यू थी 2.2, उसने दोनों को प्लस किया क्योंकि मैंने प्लस का साइन लगाया हुआ, और प्लस करके उसने उसे प्रिंट करवा दिया। अब यहीं पे मैं माइनस भी कर सकता हूँ, इनको माइनस करके प्रिंट करवाऊँगा तो उसने -2 पॉइंट आगे जितनी वो वैल्यू ले गया। ठीक है, इसी तरह आप मल्टीप्लाई भी यूज़ कर सकते हैं। मल्टीप्लाई यूज़ करेंगे तो वो दोनों को मल्टीप्लाई कर देगा क्योंकि आंसर 2.2 ही देगा। देन डिवाइड भी यूज़ करते हैं, मतलब चारों जो मैथमेटिकल ऑपरेशंस है वो भी आप इसे परफॉर्म करवा सकते हैं। नेक्स्ट मूव ऑन करते हैं हम वेरिएबल्स के बाद। हमारे पास है नेक्स्ट, जस्ट अ सेकंड। नेक्स्ट अब हम मूव ऑन करते हैं अपनी लॉजिकल कंडीशंस पे। लॉजिकल कंडीशन से मेरा मतलब ये है कि आप चेक करना चाह रहे हैं, फर्स्ट मेरे पास कोई वैल्यू आई है, ठीक है, वैल्यू है जैसे a = 1 है, या a = कोई वैल्यू आई है, ठीक है। मैं चाहता हूँ कि ये वैल्यू मैं चेक करूँ, अगर तो इसकी वैल्यू है 1 तो यहाँ पे प्रिंट हो अली, अगर वैल्यू है 2 तो यहाँ पे प्रिंट हो बाबर, ठीक है। इसको मैं एक तीसरा वेरिएबल बना देता हूँ, वार नेम यूज़ कर लेते हैं, वार नेम = अली है और वार a = 1, ठीक है। अब मैं इधर यहाँ पे यूज़ होती है हमारी इफ़ कंडीशंस या कंडीशनल स्टेटमेंट्स, ठीक है, जिसको हम इफ़, एल्स इफ वगैरह भी नाम देते हैं, ठीक है। इफ़ मतलब अगर, अगर क्या हो, अगर a बराबर है, ठीक है, 1 के, तो यहाँ पे इस कर्ली ब्रैकेट के अंदर जो जो काम मैं कहूँगा वो काम कर दे, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे कहता हूँ console.log और इधर कहे कि a = 1, ठीक है। अगर a की वैल्यू 1 है तो यहाँ पे कंसोल पे एक प्रिंट हो कि a की वैल्यू 1 है, a = 1, ठीक है। अब यहाँ पे देखते हैं इसको हम, तो यहाँ पे कह रहा है a = 1। अब यही वैल्यू अगर मैं चेंज कर देता हूँ, a की वैल्यू मैं चेंज कर देता हूँ 12 के साथ, अब क्या होगा, अब वो आएगा a की वैल्यू है 12, वो कहेगा क्या 12 बराबर है 1 के, वो कहेगा 12 तो बराबर नहीं है 1 के, तो ये काम नहीं करेगा वो। अब आप देखिएगा तो यहाँ पे वो कुछ भी नहीं प्रिंट करवा रहा होगा, ठीक है, तो a 1 के इक्वल नहीं है। इसी तरह मैं अगर एक यहाँ पे 12 लिख दूंगा तो ऑब्वियसली अब a और 12 आपस में इक्वल हैं यहाँ, हाँ जी, a और 12 आपस में इक्वल हैं। अच्छा, ये जो सिंगल इक्वल्स टू है और डबल इक्वल्स टू है, इस पे बात करते हैं। ये सिंगल इक्वल्स टू यूज़ होता है असाइनमेंट के लिए। असाइनमेंट बेसिकली वो कहता है a को वैल्यू दे दो 12, ठीक है, तो ये सिंगल इक्वल्स यूज़ हुआ, ठीक है। डबल इक्वल्स यूज़ होता है कंपैरिजन के लिए, इसको कहते हैं हम कंपैरिजन ऑपरेटर, ठीक है, जहाँ पे हम दो वैल्यूज़ को कंपेयर कर रहे होते हैं कि क्या ये दोनों बराबर हैं, ठीक है। इसी तरह अगर मैं चेक करना चाहता हूँ क्या ये दोनों वैल्यूज़, पहली वैल्यू दूसरी वैल्यू से बड़ी है, तो उसके लिए मैं ग्रेटर देन यूज़ करूँगा, जो मैथ्स के अंदर यूज़ होता है। अब चूँकि यहाँ पे a और 12 बराबर हैं, ठीक है, a को मैंने 12 वैल्यू दी हुई है, a की वैल्यू है 12 और मैं पूछूँ क्या a बड़ा है 12 से, वो कहेगा a बड़ा नहीं है 12 के, बल्कि a बराबर है 12 के, तो वो ये काम बिल्कुल भी नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि उसके लिए a को बड़ा होना चाहिए 12 से। अब यहाँ पे अगर मैं 12 की जगह 13 लिख दूँ तो यहाँ पे वो कहेगा a = 1। क्यों? क्योंकि अब की बार a की वैल्यू 12 से बड़ी है, ठीक है, और वो इसके अंदर इस जो दो ब्रैकेट्स के अंदर का काम करेगा,
ठीक है, ये 2 ब्रैकेट्स के अंदर जो जो मैं कहूँगा, जितनी भी स्टेटमेंट्स मैं लिखूँगा, जितनी भी लाइन ऑफ कोड मैं लिखूँगा, वो करता जाएगा। ठीक है, जैसे अगर ये मैं इसको अब ये 3 लाइनें मैंने इधर रखी हैं और एक लाइन में लिखता हूँ इधर। अब वो क्या करेगा, चेक करेगा क्या a 12 के से बड़ा है, जो कि अब की बार है, क्योंकि a की वैल्यू हमने 13 रखी हुई है। ठीक है, तो उसको 4 बार उसने प्रिंट करवाया। अब यही चीज़ अगर मैं कर दूं, a की वैल्यू है हमारे पास 1, तो अब a तो 12 से बड़ा नहीं है, तो मतलब ये वाले 3 काम तो वो नहीं करेगा, लेकिन ये वाला काम कर देगा। ठीक है, तो उसने अब एक बार ही प्रिंट करवाया a = 1। ठीक है, उसने ये जो 3 लाइंस लिखी थी ये नहीं की, क्योंकि ये वाला कोड रन ही नहीं हुआ। ठीक है, हमारे ब्राउज़र ने ये वाला कोड रन ही नहीं किया। क्यों? क्योंकि हमारे पास ये वैल्यू फॉल्स रिटर्न करी। ये जो ब्रैकेट्स के अंदर हम लिखते हैं, ये सारी कंडीशन लिखेंगे हम यहाँ पे, और ये कंडीशन हमें 2 वैल्यूज़ रिटर्न करती हैं, या तो वो ट्रू रिटर्न करती है या वो फॉल्स रिटर्न करती है। ठीक है, कि क्या ये दोनों आपस में बराबर हैं या नहीं है। ठीक है, यहाँ पर अब की बार हमने यूज़ किया बड़े हैं। ठीक है, इसी तरह हम लेस देन ऑपरेटर, एक सेकेंड, जस्ट अ सेकेंड। अच्छा, लेस देन का ऑपरेटर यूज़ करूँगा, तो अब वो चेक करेगा क्या a 12 से छोटा है। हाँ जी, a 12 से छोटा है, तो उसने 4 बार प्रिंट करवा दिया यहाँ पे। इसको हम यहाँ पे कर लेते हैं। Alright, अब कुछ बार होता है कि हमारे पास कुछ मल्टीपल वैल्यूज़ हो। बिलफर्स मैं कहता हूँ a की वैल्यू यहाँ पे 1, अगर a की वैल्यू बराबर है 0 के, ठीक है, तो ये काम कर दे। ठीक है, नहीं तो वो क्या करे, वो सिर्फ एक बार प्रिंट करे। ठीक है, अभी तो यही हो रहा है कि अगर a की वैल्यू 0 नहीं है तो वो ये वाला काम करेगा, लेकिन अगर बेफर्ज a की वैल्यू 0 होती है तो वो क्या करता है, वो 4 बार प्रिंट कर देता है। लेकिन मैं चाहता हूँ कि अगर a की वैल्यू 0 है तो वो सिर्फ 3 बार ये 3 प्रिंट करे, ये 3 प्रिंट ना करे। तो इसके लिए हम यूज़ करते हैं दूसरा कंडीशनल ऑपरेटर हमारे पास है, जो कि है एल्स, और उसमें हम ये करते हैं कि यहाँ पे अपना इसके अंदर भेज देते हैं। मतलब अगर तो ये a बराबर है 0 के, if a equals to 0 then do this, तो ये वाला काम करो। else अगर नहीं है, अगर इसके ऊपर जो कंडीशन लिखी हुई है वो ट्रू नहीं रिटर्न करती, अगर इसने फॉल्स रिटर्न किया है तो ये वाला काम करो। ठीक है, अब यहाँ पे अगर मैं a की वैल्यू देता हूँ 1, तो अब वो क्या करेगा, वो सिर्फ एक बार प्रिंट करेगा। वो क्या, वो लाइन बाय लाइन रन करेगा। उसने किया चेक, अगर a की वैल्यू 0 है, a की वैल्यू 0 नहीं है, उसने ये 3 रन नहीं किए, एल्स पे आ गया। ठीक है, मतलब उसने मूव किया एल्स पे डायरेक्ट। वो इधर आया था जब उसने ये चेक किया ना कि अगर तो वो इक्वल है ही नहीं, तो ये वाली लाइन वो रन ही नहीं करेगा, वो डायरेक्ट आया एल्स पे, और यहाँ पे इस लाइन को उसने एक बार रन कर दिया और वो ख़त्म हो गया। ठीक है, ये था इफ़ एल्स। अब मैं कहता हूँ कि मेरे पास मल्टीपल ऑप्शंस हैं, a की वैल्यू 0 हो सकती है, 1 हो सकती है, 2 हो सकती है। अब इन तीनों पे मैं कुछ डिफरेंट काम करवाना चाह रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पे 0 लिखते हैं और ये रिमूव करते हैं। मतलब a की वैल्यू अगर 0 है तो यहाँ पे 0 आएगा। ठीक है, अगर 1 है तो यहाँ पे 1 आएगा, इसी तरह। अब मैं चाहता हूँ कि अगर a की वैल्यू मैंने दे दी 2, तब भी वो यहाँ पे यही लाएगा कि a = 1, क्योंकि मैंने यहाँ पे यही लिखा हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं एक तीसरा लॉजिकल कंडीशनल ऑपरेटर है, जो कि हमारे पास एल्स इफ a = 1, और इस वाली कोड को मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, कि अगर a 0 है तो प्रिंट कर दो a = 0, एल्स अगर नहीं है और अगर a 1 है तो, मतलब अगर a 0 है तो वो क्या करेगा, अगर तो 0 है ना, उसने इस लाइन को रन करना है और डायरेक्ट आ जाना है एल्स के बाद। मतलब वो ये पूरा कोड
स्किप कर जाएगा, क्योंकि अब ये पूरा कोड प्रिंट करने की ज़रूरत ही नहीं, क्योंकि ए ज़ीरो है ना, उसने यहाँ से यहाँ तक का कोड रन कर दिया, उसने कहा आगे वाला कोड रन करने की ज़रूरत नहीं है, तुम यहाँ से स्किप करके डायरेक्ट इस कर्सर वाली जगह पे आके आगे जो कोड लिखा हो वो रन करो। ट्रिपल इक्वल्स, ओके, ये क्या है, जस्ट ए सेकेंड, मैं आपको आंसर देता हूँ। ट्रिपल इक्वल्स भी जो हम यूज़ कर लेते हैं यहाँ पे, और यहाँ पे मैं ज़ीरो लिख देता हूँ, ये सेम उसने डबल इक्वल्स वाले का काम किया कंपैरिजन ऑपरेटर की तरह, ठीक है, मतलब वही काम जो हम डबल इक्वल्स के साथ करते हैं वही हम ट्रिपल इक्वल के साथ भी कर लेते हैं, ठीक है। ये चूँकि इसमें लगी हुई है तो यहाँ पे ये कस्टमर आपको 3 लाइन सिखा रहा है, वैसे इसमें ये ट्रिपल इक्वल्स है, ठीक है, 3 बार इक्वल्स टू लिखा हुआ है, ओके, मतलब वही कंपैरिजन ऑपरेटर की तरह का काम करता है। अब आते हैं नेक्स्ट हम, हाँ ये हो गया ए इक्वल्स, मैंने कहा अगर ए ज़ीरो है तो वो प्रिंट करे कंसोल डॉट लॉग ए इक्वल्स टू ज़ीरो, अगर ए वन है, ठीक है, तो प्रिंट कर दे कंसोल डॉट लॉग ए इक्वल्स टू वन, ठीक है। और अगर इन दोनों में से कोई ट्रू नहीं देता, इन दोनों में सारे फॉल्स हैं, तो वो क्या करे, यहाँ पे लिख दे ए इक्वल्स टू टू। अब चेक करते हैं, ज़ीरो पे वो देगा ए इक्वल्स टू ज़ीरो, ठीक है, उसने कहा ए इक्वल्स टू ज़ीरो, मैंने यहाँ पे वैल्यू लिख दी ए इक्वल्स टू वन। तो अब वो चेक करेगा ए की वैल्यू ज़ीरो तो है नहीं, देन वो एल्स इफ पे आ जाएगा और चेक करेगा क्या ए की वैल्यू वन है, और अगर ऐसा होगा क्योंकि उसे ए की वैल्यू वन मिलेगी तो वो एल्स के कोड को अब स्किप कर देगा, एल्स का कोड रन नहीं करेगा, क्योंकि अब उसे इन तीनों में से या इन दोनों में से कोई एक कंडीशन ट्रू मिल गई है, तो वो नीचे वाली जितनी भी इफ़ कंडीशन मैं यूज़ कर रहूँगा वो उसको रन नहीं करेगा, ठीक है। अब यही सेम अगर मैं इसको ए की वैल्यू दे दूँ टू, तो वो ए की वैल्यू ज़ीरो पे, ए की वैल्यू वन पे, ए की वैल्यू ज़ीरो और वन पे चेक करेगा, दोनों कंडीशन उसे फॉल्स मिलेंगी, तो वो आ जाएगा इस तीसरी एल्स पे, ठीक है। ये है ए इक्वल्स टू टू, ठीक है, क्योंकि उसे ना इफ़ कंडीशन ट्रू मिली ना एल्स इफ कंडीशन ट्रू मिली, बल्कि उसने फिर क्या किया, एल्स की कंडीशन रन कर दी और उसने काम खत्म कर दिया, ठीक है। ये थी हमारी कंडीशनल ऑपरेटर्स। इन कंडीशनल ऑपरेटर्स हमारे पास यहाँ पे ख़त्म नहीं होते, क्यों, क्योंकि इसमें एक और होता है कि हम कहते हैं कि हमारे पास दो कंडीशन हैं, कि अगर ए ज़ीरो है और बी 10 है तो ये वाली रन करो। मैं कहता हूँ दो कंडीशन है, अगर ए ज़ीरो है और बी 10 है तो ये वाली कंडीशन रन, उसके लिए हम हमारे यूज़ होते हैं देन लॉजिकल ऑपरेटर्स होते हैं कुछ, ठीक है। अब मैंने यहाँ पे कहा ए ज़ीरो है और बी की वैल्यू 10 है तो, ठीक है, तो यहाँ पे पहले तो मैं बी इक्वल इक्वल ना 10 लिख देता हूँ। अब यहाँ पे दरमियान में जो मैंने आपको उर्दू में बोला है ए इक्वल्स टू ज़ीरो और यहाँ एंड बी इक्वल्स टू 10, तो इसके लिए ऑपरेटर यूज़ होता है हमारे पास एम्परसेंट का, ठीक है, एंड ऑपरेटर, ओके।
यहाँ पे वो क्या करेगा, वो इसको एंड की कंडीशन लगाएगा, मतलब कि डबल एंड की बेसिस कि वो चेक करेगा अगर तो ये वाली कंडीशन क्या रिटर्न करती है। वो कहेगा ये वाली कंडीशन उसने चेक की, ए की वैल्यू तो 2 थी, ठीक है, तो इस कंडीशन ने तो उसको फॉल्स रिटर्न किया, ठीक है। अब चूंकि दरमियान में एंड था, तो चाहे ये वाली कंडीशन ट्रू रिटर्न करे या फॉल्स रिटर्न करे, उसे फ़र्क नहीं पड़ता। अब उसको हम चेक कर लेते हैं, चाहे इधर बी की वैल्यू मैंने दे दी 10। अब आते हैं इधर, अब वो आया ए इक्वल्स टू 0, ठीक है, ये उसे फॉल्स मिली, और फिर उसने चेक किया बी इक्वल्स टू 10, ये मिल गई उसे ट्रू, ठीक है। उसने कहा एक है हमारे पास ट्रू वैल्यू, मतलब इधर उसने रख दिया ट्रू, ठीक है।